नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं लेक्चरर अशोक बिश्नोई आज आपको ज्योग्राफी की क्लास के अंदर भूकंप, अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे कि पृथ्वी के ऊपर भूकंप क्यों आते हैं, क्या कारण होते हैं भूकंप आने के, क्या उनके प्रभाव रहते हैं भूकंप के, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के आने का रीजंस ये होता है कि पृथ्वी के नीचे अचानक कुछ हलचल होती है और पृथ्वी के नीचे अचानक कुछ हलचल होने की वजह से भूप्रपट्टी के ऊपर एक कंपन सा पैदा होता है और उस कंपन को ही अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अचानक आता है और भूकंप आने से पहले एक रेडॉन गैस है वो उत्सर्जित होती है अपने वातावरण के अंदर, और रेडॉन गैस पहले स्रावित होने से एक अनुमान लगा दिया जाता है कि अब यहाँ पे भूकंप आने वाला है। तो भूप्रपट्टी के अंदर या पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर अचानक कुछ हलचल होती है और हलचल होने की वजह से पृथ्वी के ऊपर जो कंपन पैदा होता है उस कंपन को क्या कहते हैं, अपन भूकंप कहते हैं। तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्यों आते हैं भूकंप, क्या कारण होते हैं भूकंप के, और विश्व के अंदर ऐसे कौन कौन से भूकंप आए हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। टॉपिक है आज का भूकंप और सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी। सरल शब्दों में भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाली अचानक हलचल या कंपन को कहते हैं। यह तब होता है जब पृथ्वी के अंदर भूप्रपट्टी क्रस्ट संचित ऊर्जा अचानक मुक्त होती है और भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। यह मुख्य रूप से प्लेटों की हलचल के कारण होती है। प्लेटों की नीचे, जैसा कि अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी के विकास के अंदर पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि जो पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है सारी की सारी प्लेटों से बनी हुई है। कुछ बड़ी प्लेटें हैं होती है और कुछ छोटी प्लेटें होती है। तो सारी की सारी पृथ्वी प्लेटों से बनी हुई होती है और ये प्लेटें जब आपस में टकराती है या एक साथ साथ में स्थानांतरित होती है या एक दूसरे से दूर होती है तो प्लेटों के जो किनारे होते हैं तो वहाँ पे घर्षण पैदा होता है और उसी वजह से वहाँ पे भूकंप आते हैं। तो मुख्य रूप से भूकंप जहाँ पे ज़्यादा आते हैं जहाँ पर प्लेटों के आपस में सिरे मिले हुए होते हैं या प्लेटों के जो किनारे होते हैं वहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। और जब भूकंप स्रावित होता है तो मुख्य रूप से दो प्रकार की तरंगें निकलती है। एक तो पी तरंग निकलती है और एक एस तरंग निकलती है। तो ये तरंगों के रूप में भूप्रपट्टी के ऊपर जो आती है तो पहले तो पी तरंग आती है, बाद में एस तरंग आती है। तो जिससे अपन को अनुमान लगा दिया जाता है कि भूकंप का अपन को यहाँ पे आया है और भूकंप का केंद्र कौन सा है और उसका अभिकेंद्र कौन सा है। विश्व के प्रमुख भूकंप, मेजर अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के अंदर कहाँ कहाँ पे भूकंप आए हैं ज्यादातर, ये आपको पूरा विश्व का नक्शा है और आपको पता यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। जैसा आपने पढ़ा था 7 बड़ी प्लेटें होती है और 6 छोटी प्लेटें पढ़ी थी अपन ने, इसके अंदर पढ़ी थी अपन ने एनसीईआरटी बुक्स के अंदर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर। तो जैसे ये प्लेटें हैं और प्लेटों के किनारे हैं, देखो ये सारे प्लेटों के किनारे हैं। ये देखो बीच वाला प्लेट का किनारा है, यहाँ पर प्लेट का किनारा है, ये यूरेशिया और इंडिया की प्लेट मिल रही है, ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट का किनारा है। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, चिल्ली महान भूकंप आया था 1960 के अंदर और भूकंप की तीव्रता कितनी थी 9.5। अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप यहीं पे आया था। विशाल सुनामी भी आई थी। चिल्ली कहाँ पे आ रखा है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर चिल्ली आ रखा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप 9.5 की तीव्रता से आया था 1960 के अंदर। दूसरा बड़ा भूकंप था अलास्का भूकंप। यहाँ पर अलास्का आ रखा है, उत्तरी अमेरिका के ऊपर की अलास्का, जो कभी यहाँ पे रशिया का पार्ट हुआ करता था और आज के टाइम के अंदर ये यूएसए का पार्ट है अलास्का। अलास्का का 1964 के अंदर 9.2% का जो भूकंप आया था और सबसे बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा भूकंप ये था। तीसरा बड़ा भूकंप आया था हिंद महासागर के अंदर 2004 के अंदर। 2004 के अंदर हिंद महासागर के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 9.1 से 9.3 थी, जो लगभग 14 आसपास के देशों के अंदर ये इफेक्टिव हुआ था। और सुनामी 2004 के अंदर आया था तो अपना जो पूर्वी तट था, पूर्वी तट के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था।
चौथा बड़ा जापान के अंदर 2011 के अंदर आया था, भूकंप की तीव्रता 9.1 थी। उसके बाद में पांचवा हेती के अंदर भूकंप आया था वर्ष 2010 के अंदर और 7.5 की तीव्रता से आया था। आठवां बड़ा भूकंप आया था यहाँ पे, नहीं, पांचवा के बाद में हेती के अंदर है। छठा भूकंप आया था नेपाल के अंदर 2015 के अंदर 7.8 की तीव्रता से। सातवां गुजरात के अंदर 2001 के अंदर भूकंप आया था और यहाँ पर 7.7 की तीव्रता थी। आठवां भूकंप, सबसे बड़ा भूकंप 1967 के अंदर चीन के अंदर आया था, 7.5% की तीव्रता थी। तो ये तीव्रता के अकॉर्डिंग ये भूकंप बता रखे हैं कि जहां पर जितनी तीव्रता ज्यादा रहती है वहां पे भूकंप उतना ही खतरनाक आता है। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफी यंत्र है। और भूकंपों की जो तीव्रता की जो स्केल होती है उस स्केल के आधार में मानते हैं कि 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट कौन से हैं। जैसे जैसे बढ़ते हैं तो रिक्टर स्केल के ऊपर जिसकी भूकंप की तीव्रता होती है उसके हिसाब से लगा दिया जाता है कि भूकंप कितना तीव्र था या कितना खतरनाक था। उद्गम केंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां से ऊर्जा मुक्त होती है वह भूकंप का केंद्र होता है। जहां पर पृथ्वी के अंदर जहां पर प्लेटें टकराई थी और जहां पर भूकंप का उद्गम हुआ था, जहां से भूकंप पैदा हुआ था, उसको बोलते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस या हाइपोसेंटर उसको बोलते हैं। और सबसे पहले भूकंप महसूस कहां किया गया था? भूकंप हमेशा भूकंप केंद्र के बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर महसूस किया जाता है और जिसको बोलते हैं अपन इपी सेंटर या भूकंप का अधिकेंद्र। धरातल पर वह बिंदु जो भूकंप के केंद्र फोकस के ठीक ऊपर स्थित होता है, यहां भूकंप का प्रभाव सबसे पहले और सबसे अधिक महसूस किया जाता है। माना कि सबसे पहले पी तरंग कहां पहुंचती है? जो ये फोकस होता है जिसके जस्ट ऊपर सबसे नियरेस्ट 90 डिग्री के अंदर जो भूकंप इपी सेंटर होता है वहां पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है और वहीं पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है कि भूकंप यहां पे आया है। जब भूकंप आते हैं तो दो तरह की तरंगें निकलती है। एक तरंग निकलती है पी तरंग और एक तरंग निकलती है एस तरंग। दो प्रकार की तरंगें निकलती है जब भूकंप वहां पे पैदा होता है। तो एक होती पी तरंग और एस तरंग। गति सबसे तेज, माना कि पृथ्वी या धरातल के पर सबसे पहले जो तरंग पहुंचती है वो पी तरंग पहुंचती है, एस तरंग उससे बाद में पहुंचती है। प्रकृति, इसको प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं या अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं। एस तरंग को द्वितीयक तरंग बोलते हैं या अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। माध्यम, पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती है और एस तरंग सिर्फ ठोस के अंदर गति करती है, जिससे ही अपन को अनुमान लगता है कि पृथ्वी के अंदर की बनावट किस प्रकार की है। जहां जहां पर पी तरंग पहुंचती है वहां पर ठोस, द्रव, गैस तीनों के अंदर पहुंचती है। लेकिन जो एस तरंग होती है वो सिर्फ कहां तक गतिमान करती है? ठोस जगह होती है वहीं पर गतिमान करती है, द्रव के अंदर वो गतिमान नहीं करती है। तो एस तरंग से ही अपन को पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ भी है, जिसको अपन महसूस करते हैं। जहां जहां भूकंप आने के बाद पी तरंग, एस तरंग नहीं पहुंचती है, एस तरंग नहीं पहुंच रही है, दैट मीन्स पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ लिक्विड पदार्थ है, जिससे ही अपन को पता चलता है कि जो क्रोड है, क्रोड का जो बाह्य भाग है वो द्रव्य पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए वहां पर एस तरंग नहीं पहुंच पा रही है। उसके बाद आगमन, सिस्मोग्राफ पर पहले पहुंचती है कौन सी? एस तरंग। सिस्मोग्राफ पर बाद में पहुंचती है एस तरंग। पी तरंग पहले पहुंचती है, एस तरंग बाद में पहुंचती है। विनाशकारी क्षमता, पी तरंग है वो थोड़ी कम विनाशकारी होती है और एस तरंग थोड़ी ज्यादा विनाशकारी होती है। छाया क्षेत्र, भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में तो जो छाया क्षेत्र बनता है वो किसका छाया क्षेत्र बनता है? पी तरंग का छाया क्षेत्र बनता है। और भूकंप केंद्र से 105 डिग्री से लगाकर फिर 105 डिग्री के बीच वाला जो छाया क्षेत्र बनता है वो किसका बनता है? एस तरंग का छाया क्षेत्र बनता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच के अंदर और एस तरंग का जो छाया क्षेत्र होता है वो 105 डिग्री से लगाकर 105 डिग्री के बीच में होता है। एक आपको मैं डायग्राम बता रहा हूं और डायग्राम से पता लगाते हैं कि भूकंप कैसे आता है और ये तरंगे कैसे मूव करती है। तो इसके अंदर देखो, ये सबसे पहले यहाँ पर भूकंप में सबसे नीचे भूकंप आता है जिसको तो बोलता फोकस या भूकंप का फोकस या हाइपोसेंटर, और सबसे पहले महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं इपी सेंटर। क्या बोलते हैं? इपी सेंटर।
और ईपी सेंटर के बाद में जहाँ यह भूकंप फोकस होता है वहां से दो प्रकार की तरंगें निकलती है, एक तो एस तरंग और एक निकलती है पी तरंग। पी वेव्स और एस वेव्स। जो ब्लैक ब्लैक कलर की नजर आ रही है वो तो होगी आपकी पी तरंग, जो ब्लैक कलर की है वो तो होगी आपकी पी तरंग, और व्हाइट कलर की है वो कौन सी है, एस तरंग। तो आपको पता होना चाहिए यहां तक हो गए 105 डिग्री और यहां से भी वापस हो गए 105 डिग्री। तो जो ब्लैक वाली जो तरंगे हैं वो 105 डिग्री तक आ रही है और यहां पर भी 105 तक आ रही है, कौन सी, ब्लैक वाली। और फिर यहां पर 145 से फिर 145 तक फिर ये ब्लैक वाली आ रही है। दैट मीन्स 105 तक पी तरंग आ रही है, यहां पर भी 105 तक पी तरंग आ रही है, फिर 145 से 145 तक फिर किया है पी तरंग आ रही है, पी तरंग आ रही है। तो पी तरंग का जो शैडो जोन होता है या पी तरंग का जो छाया क्षेत्र होता है 105 से 145, 105 से 145, पी वेव शैडो जोन, पी वेव शैडो जोन। एस तरंग का शैडो जोन कहां तक होता है, एस तरंगे चलती है सिर्फ 105 तक आई है और यहां पर भी 105 तक आ रही है, इसके नीचे आपको कहीं पर भी एस तरंगे नजर नहीं आती है। दैट मीन्स 105 डिग्री से लगाकर वापस 105 डिग्री के बीच के अंदर कौन सा होता है, एस तरंग का शैडो जोन या एस तरंग का छाया क्षेत्र कहलाता है। एल तरंग को धरातलीय तरंग कहते हैं। एक तीसरी तरंग और होती है जिसको एल तरंग बोलते हैं। भूकंप के द्वारा जब पी और एस तरंग धरातल पर पहुंचती है तो एक नई तरंग बनती है जिसको बोलते हैं एल तरंग या धरातलीय तरंग। और ये सबसे ज्यादा धरती के ऊपर जो विनाश होता है या बिल्डिंगें गिरती है या कंपन ज्यादा पैदा होता है या नुकसान होता है वो इसी तरंग की वजह से होता है, जो धरती के ऊपर आने के बाद में यह तरंग गति करती है। एल तरंग को धरातलीय तरंग कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी तरंग यही है। भूकंप की तीव्रता और लहरों को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और भूकंप के द्वारा सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग होती है उसको एस तरंग बोलते हैं। सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र भी बोलते हैं, भूकंप मापने वाला यंत्र। दुनिया के सबसे प्रमुख भूकंपीय केंद्र, भूकंप सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, पेटी का नाम रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कौन सा बोलते हैं, जो भूमध्य ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के जितने भी किनारे हैं, प्रशांत महासागर के जितने भी किनारे हैं जहां पर क्या है हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होती रहती है और अंतरिक्ष से देखने के ऊपर अपन को एक आग के गोले की तरह नजर वहां पे आता है। जब आग के गोले की तरह नजर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बोलते हैं जो प्रशांत महासागर के किनारों के ऊपर जो ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। तो प्रशांत महासागर के जो किनारे होते हैं उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और वहां पे भूकंप जितने भी विश्व के जो भूकंप आते हैं 81% भूकंप प्रशांत महासागर के किनारों पर ही आते हैं, जिसके अंदर जापान हो गया, चिली हो गया और इसके महत्वपूर्ण और भी बहुत सारे हैं जो प्रशांत महासागर के किनारों पर आते हैं। मध्य महासागरीय कटक 17% आते हैं, हिमालय, भूमध्य सागर, तुर्की, यहाँ पर 17% भूकंप महसूस किए जाते हैं और अन्य कटक है जहाँ पर 2% भूकंप महसूस किए जाते हैं। तो विश्व के सबसे ज्यादा जो भूकंप वाला क्षेत्र होता है प्रशांत महासागरीय किनारा वाला इलाका है, जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार भी होते हैं और वहाँ पे जो प्लेटों का आपस में क्या है, जॉइंटेड है, तो जॉइंट के प्लेटों आपस में टकराने की वजह से या दूर जाने की वजह से भी यहाँ पे जो भूकंप के झटके हमेशा महसूस किए जाते हैं। भूकंप के प्रकार, किस किस प्रकार से भूकंप आते हैं, एक तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, और इसके अलावा कौन कौन तरीके होते हैं जिससे भी और भूकंप आते रहते हैं। उसके अंदर मुख्य रूप से एक तो विवर्तनी की वजह से, तो प्लेटों के टकराने की वजह से या प्लेटों के दूर जाने की वजह से या प्लेटों के रूपांतरण की वजह से आते हैं। दूसरा होता है ज्वालामुखी भूकंप, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के जो ज्वाला निकलता है तो लावा बहुत गाढ़ा होता है, गाढ़ा होने की वजह से वो विस्फोट होता है, विस्फोट की वजह से भी ज्वालामुखी के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसके बाद में धसाव, कभी कभी क्या ज्वालामुखी इतना ज्यादा विस्फोट होता है कि ज्वालामुखी खुद ही नीचे धस जाती है, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। या बड़ी बड़ी खनन खनन होता है, खनन की वजह से जो खाने वगैरह होती है वो खाने भी कभी भी धस जाती है, तो भी वहां पे आसपास में झटके महसूस किए जाते हैं। विस्फोट, विस्फोट के जैसे परमाणु विस्फोट वगैरह होता है या परमाणु परीक्षण वगैरह करते हैं, तो परमाणु परीक्षण की वजह से भी वो इतना तगड़ा झटका महसूस किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक कंपन सा पैदा हो जाता है, तभी भूकंप की झटके महसूस किए जाते हैं। और उसके बाद में बांध जनित भूकंप, कभी कभी बांधों के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी की बहार की वजह से बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर पानी का भराव हो जाता है, भराव की वजह से भी क्या जो प्लेटें नीचे दबनी शुरू होती है, दबनी की वजह से वो हल्की सी वो भी उसके अंदर बैंड आ जाता है जिससे वो झटका महसूस किया जाता है।
और कभी कभी वो बांध टूट भी जाते हैं और बहुत बड़े भूभाग के अंदर पानी का बहाव भी हो जाता है। तो वो भी क्या है, ये भी एक भूकंप का प्रभाव होता है, बांध जनित भूकंप। तो ये है भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रभाव क्या रहते हैं? जब भूकंप आता है तो क्या होता है? भूकंप से भूमि हिलती है, भवनों का गिरना, भवन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है। भूस्खलन, भूस्खलन जमीन कहीं धंस जाती है, कहीं कट जाती है, कहीं फट जाती है, दरारें पड़ जाती है। भूस्खलन के बड़े बड़े पहाड़ की चट्टानें गिर जाती है, तो बर्फ, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें नीचे आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है। उसके बाद में सुनामी, अगर भूकंप का केंद्र स्थल नहीं होके भूकंप का केंद्र अगर महासागर होते हैं, महासागरों के नीचे अगर भूकंप का केंद्र होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब झटका महसूस होता है तो वहाँ पे सुनामी लहरें बननी शुरू हो जाती है, और यही सुनामी लहरें धीरे धीरे तटों के पास में आती है तो बहुत सारा विनाश कर देती है। बांध, आग लगना, जब भूमि के ऊपर बड़े बड़े पोल्स वगैरह, बिजली के पोल वगैरह होते हैं, तार वगैरह होते हैं, ये टूट जाते हैं, टूटने की वजह से वहाँ पे आसपास के भवनों के अंदर आग लगने की बड़ी समस्याएं रहती है। बांध व तटबंध के टूटने का से बाढ़ आ जाती है, धरातलीय विसंगति हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो ये प्रभाव रहते हैं भूकंप के मुख्य। उसके बाद में सुनामी। सुनामी क्या होती है? सुनामी मुख्य रूप से क्या है, जब भूकंप का केंद्र समुद्र होता है और समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है और भूकंप का अधिक केंद्र समुद्र होता है तो वहाँ पे क्या कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होने की वजह से पानी की बहुत बड़ी मात्रा के अंदर राउंड शेप में पानी घूमना शुरू हो जाता है और लहरें ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। और ये लहरें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, वो लंबे चौड़े भूभाग के अंदर बढ़ती हुई जब किनारों की ओर आती है तो ये जितने भी तट वगैरह होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा बारासात हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ वाला इलाका पैदा हो जाता है, जिससे जान माल की हानि होने की बड़ी संभावनाएं रहती है। जब समुद्र के नीचे कोई बड़ी हलचल जैसे भूकंप होती है तो समुद्र का तल अचानक ऊपर उठता है या नीचे धंसता है, जिससे समुद्र के पानी की पूरी परत में विस्थापन होता है। ये विस्थापन पानी की विशाल मात्रा को एक तरफ धकेलता है, जिससे ऊर्जा की लहरें चारों दिशाओं में फैलने लगती है। इन लहरों की काफी ऊंचाई होती है और तेज गति की हवाओं के साथ बरसात भी करती है। यही लहरें जब महाद्वीपीय तटों से टकराती है तो काफी जान माल को नुकसान पहुंचता है। भारत में 2004 में आई सुनामी जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में काफी नुकसान किया था। तो ये मुख्य रूप से समुद्रों के अंदर जब भूकंप आता है तब क्या होता है, सुनामी लहरें आती है और तटों को नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ ही आज अपन का ये भूकंप वाला चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करना, और मेरा चैनल है AK363 और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके सुझाव मेरे को जरूर देना, जिससे मेरा का मोटिवेशन मिलता है मेरे को भी। और थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद।